नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। 100 डेज टारगेट डे 3 पॉलिटी का लेक्चर होगा ये। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, कृपया करके आप जाके उन 2 वीडियो को भी देखें। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। रटा मैंने भी कभी नहीं जीवन में, आप भी मत रटिए, सही रहेगा ये आपके लिए। और सही तरीका दरअसल में यही होता है कि आप जितने अच्छे तरीके से समझ लेंगे चीज़ों को, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। समय बर्बाद ना करते हुए आज के पॉलिटी के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बंधुओं। भारतीय संविधान की विशेषता, भाग, प्रकृति, अन्य देशों के संविधान से प्रेरणा, प्रस्तावना पर विस्तृत नोट्स इसमें होंगे जिस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सारे एक्ट बता दिए हैं, भारतीय संविधान सभा बता दिया है, संविधान की समितियां बता दी है। वो सारे वो फैक्ट हैं जहां से प्रीलिम एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन की गारंटी होती है। और अगला जो 3-4 लेक्चर होगा उसमें से मैक्सिमम सवाल आपके प्रीलिम के पूछे जाते हैं पॉलिटी में। उसके पश्चात से पॉलिटी के वो चैप्टर्स भी कर लेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हैं तो इम्पॉर्टेंट ही, ठीक है। पॉलिटी के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, शानदार अद्भुत टेस्ट सीरीज होगा, जरूर ही जुड़िएगा। शानदार डिस्कशन वीडियो मिलेंगे आपको और डेली 12 से 2 के बीच में 2 दिन 3 दिन की गैप पर में आपका टेस्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके कंप्लीट रिवीजन के लिए। एक अकेला कितना सारा आपको इस चैनल पर मिलता है, लेक्चर मिलते हैं। इस लेक्चर के एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा। इसका एमसीक्यू यहीं पर करवाऊंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज मिल रहा है और आपको करंट अफेयर मिल रहा है, वीडियो करंट अफेयर एमसीक्यू मिल रहा है, कितना का सारा कुछ मिल रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान आखिरकार में है क्या। पहली बात, 3000 वर्षों के शासन में, 3000 वर्षों के भारत में हमने एक चीज़ पाया, वो है संविधान। एक ऐसा किताब जिसने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी पंथ के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को एक करके रख दिया, वो है हमारा संविधान। किस देश का शासन चले कैसे। प्राचीन भारत में वेदों के द्वारा चलाए जाते थे, उसके बाद अलग अलग स्मृति ग्रंथ बने, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मिताक्षरा, दैभाग आपने पढ़ा होगा, मनु स्मृति पढ़ा होगा। ये सारे वो स्मृति ग्रंथ है, स्मृति का मतलब कानूनी किताबें हैं जिनके आधार पर भारत के शासन सत्ता चलाई गई। फिर इस्लामिक जो रूल आता है उसमें शरिया और इस्लामिक कानून का उपयोग किया गया। फिर जब अंग्रेज आए भारत में तो 1773 पहला एक्ट उन्होंने बनाया जिसके द्वारा कुछ हद तक उन्होंने कानून व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था बंधुओं। तो ये वो है हमारा इतिहास जो पद पद चढ़ते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते हुए कहाँ तक आ गए। हम आ गए भारत के संविधान पर। इस संविधान को भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीयों की ज़रूरत के हिसाब से, भारतीय के दृष्टिकोण से बनाया गया था। इस संविधान की कई सारी खूबियां हैं, कई सारी खामियां भी हैं, लेकिन संविधान का पर्पस क्या होता है मुख्य रूप से। पहला काम होता है समानता स्थापित करना, किसके लिए, तो पॉलिटिकल रूप से, यानी कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून का शासन है उसको तय करना। सभी इसके सामने समान होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मणों को कम सज़ा मिलेगी, शूद्रों को अधिक सज़ा मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर समान होगा। यानी कि सबसे पहला चीज़ क्या है, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करने के लिए। दूसरा क्या है, देश के शासन सत्ता को डिफाइन करने के लिए। शासन सत्ता जितना ज़्यादा डिफाइन होंगे उतना ही कम निरंकुश होंगे। तीसरा क्या होता है, संविधान का मतलब सीमित शासन होता है। संविधान का मतलब क्या होता है, सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नेंस। लिमिटेड गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकारी कानून प्रथाएं कम हो, लोगों को अधिक आज़ादी मिले। यही संविधान का पर्पस होता है। जो 3 मैंने स्टेटमेंट बोले हैं, तीनों यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम के सवाल हैं कि संवैधानिक शासन का सर्वोत्तम व्याख्या क्या है, तो सीमित शासन है, लिमिटेड गवर्नेंस है। ये आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा और क्या क्या मिला हमें संविधान से, तो संविधान इसलिए बनाया गया ताकि भारत के लोग खुद ही से खुद को बर्बाद ना करें। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये एनसीईआरटी का लाइन है। इसका क्या तात्पर्य है बंधुओं, मान लीजिए देश में बहुत भ्रष्ट सरकार आ जाए। आपने भी कभी बोला होगा जब नए नए यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने आए होंगे, सरकार को तो संविधान सरकार को ख़त्म करके सेना के हाथों में शासन दे देनी चाहिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको अच्छा लगेगा सैन्य शासन, चौथे दिन जब आपको गोली मारी जाएगी तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन होता क्या है आखिरकार। किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि सैन्य शासन क्या होता है। निरा मूर्ख बना के रखा हुआ 20 करोड़ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको हम मूर्ख बन रहे हैं। तो यानी कि अगर हमारे मन में एक ख्याल आए कि ये जो लोकतांत्रिक शासन है बहुत ख़राब है, हमें किसी डिक्टेटर को चुन लेना चाहिए, तो संविधान वहाँ पर बाधा को उत्पन्न करेगा कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं चलेगा। यानी कि नागरिकों की जो विकृत भावना है उसके ऊपर भी रोक लगाने का काम संविधान करता है।
तो संविधान क्या काम करता है? देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संविधान काम करता है। एक और काम करता है संविधान, वो क्या है? तो वो है बहुमतवाद का विरोध, यानी कि बहुमतवाद। मान लीजिए पूरे देश के 80% जनसंख्या ने क्या किया? एक व्यक्ति को चुन लिया। अब वो व्यक्ति जो है, वो जो 20% जनसंख्या जिसने उसको नहीं चुना है को बर्बाद करने की साजिश नहीं रच सकता है, क्योंकि बीच में संविधान खड़ा है। भले ही आपको 80% लोगों ने चुना है या 99% लोगों ने चुना है, आप शासन सत्ता सभी की देखरेख करनी आपकी जिम्मेदारी होगी। ये कौन तय करता है? तो ये संविधान तय करता है। यानी कि बहुसंख्यकवाद या बहुमतवाद का जो डिक्टेटरशिप होता है, उसके खिलाफ भी संविधान हमें बचाने का प्रयास करता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा संविधान के मोटिव, उद्देश्य क्लास 7 या 8 पॉलिटी में है। जो भी मैंने बोला है सब वहीं से बोला है, और उसको अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो आपको खुद पता चलेगा, यहीं से तो यूपीएससी के सवाल बनाए गए हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, सबसे पहली विशेषता लिखित और विस्तृत, बहुत ही बड़ा है। 470 लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 395 ही है, इससे ज़्यादा अनुच्छेद नहीं है। ये उसके सब अनुच्छेद हैं, यानी कि जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 1A 1B इस प्रकार से है ना, इन सभी को मिलाकर 470 कह दिया था। लेकिन कहीं पर भी आपको आर्टिकल 470 लिखा हुआ नहीं दिखता है। ठीक है। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, ये शब्द बाद में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यानी कि लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है कि जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, जैसे राष्ट्रपति जी, वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो चुने हुए होंगे, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। भारत में वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, एक जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन सुनिश्चित किया गया है, इसी को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। संघीय और एकात्मक दोनों की विशेषता है। भारत के संविधान में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक ढांचा को संघीय बनाते हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर देते हैं, राज्यों को भी शक्तियां दे देते हैं। संघीय ढांचा उसको कहा जाता है। वहीं एकात्मकता के भी लक्षण हैं। इमरजेंसी कंडीशन में ये अपने आप को एकात्मक कर लेता है, अपने आप को कठोर बना लेता है। संविधान ऐसा ही होना चाहिए जो देश की परिस्थितियों के हिसाब से मदद कर सके कि आप संघीय रहें या एकात्मक हो जाएं। अभी देश में कोई युद्ध छिड़ जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, या बाहर से कोई बहुत ही बड़ा अटैक हो जाए, तो हमारा देश एकीकृत ढांचा में आ जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाएंगी, वो है केंद्र के हाथों में। यही तो सबसे सर्वोत्तम तरीका होता है शासन सत्ता का। बाकी समय आप लोकतंत्र को एंजॉय कीजिए। लचीलापन और कठोरता दोनों है अपने संविधान में। लचीलापन भी है, राज्यों को शक्तियां भी दी गई हैं, वहीं कठोरता भी है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल कठोरता के प्रवृत्ति को दिखाता है, राज्यपाल का पद एकात्मकता के प्रतीक को दिखाता है कि हमारा जो संविधान है वो एकात्मक है। मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, लिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका उल्लंघन भारत सरकार के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। किसी एक्ट, आदेश या किसी भी संशोधन के द्वारा आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नीति निदेशक तत्व तो रखे गए हैं कि आगे आपको कौन कौन से और अधिकार प्राप्त होंगे, भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है, वो सब नीति निदेशक तत्वों में आपको मिलते हैं। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, समय के अनुसार सरकारें इसको लागू करती है। धर्मनिरपेक्ष है भारत का राज्य, यानी कि सभी धर्मों से समान दूरी रहेगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा भारत की सरकार। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। वेस्टर्न क्या होते हैं कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, किसी भी धर्म से हमारी सबसे दूरी होगी, जबकि हमारा धर्मनिरपेक्ष क्या है, हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। इसीलिए भारत में कभी बुर्खे पर सरकारी तौर पर बैन नहीं लगाया जाता है, कभी आप टीका टोपी पहनने पर बैन नहीं लगाया जाता। वहीं फ्रांस में बुर्खे पर भी बैन लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ का सेक्युलरिज्म वही है, भारत का सेक्युलरिज्म दूसरा है। भारत में सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है लोक कल्याण के हेतु। जैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ धर्म के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर में बहुत सारे उत्पीड़न के केस हुए हैं, इसलिए सरकार ने हस्तक्षेप किया और वहाँ पर ट्रिपल तलाक का कानून पारित किया गया। इसी प्रकार से सती प्रथा और भारत में बाल विवाह से जुड़े हुए जो कानून हैं, जो हिंदुइज्म में देखे जाते हैं, उसको भी भारत सरकार ने रोके हैं। यानी कि वयस्क मताधिकार है अगला हमारी विशेषता संविधान की। 18 वर्ष से आयु के अधिक हैं तो यूनिवर्सल आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मताधिकार दिया गया है, सभी को मताधिकार दिया गया है। लिंग, जाति, धर्म से परे होकर के आपको मताधिकार दिया गया है। लिंग, जाति और मत से परे होकर आपको मताधिकार दिया गया है।
भारतीय संविधान के भाग, यहाँ से सवाल पूछे जाते। पहला हमने विशेषता किया। भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र तक दिए गए हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक में दिया हुआ है, भाग 1 है। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बातचीत की गई है। भाग 4 में डीपीएसपी है। और भाग 4 का ए में क्या बताया गया है, तो वहाँ पर बताया गया है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ के क्षेत्र हैं, यानी कि संघ में राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार आ जाता है 52 से 151 तक, कैग के अंत तक, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर लीजिए। भाग 5 में ही सारे के सारे आ जाते हैं ये, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे ही 151 आर्टिकल यानी कैग एंड होगा, वैसे ही राज्य सरकारें शुरू हो जाती, जिसको भाग 6 कहा जाता है। भाग 6 कहा जाता है राज्य, यानी कि राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक में ये सारे आ जाते हैं। राज्य का जो हाई कोर्ट जो होते हैं, राज्य सरकार की तो नहीं होती, हाई कोर्ट जो है वो भी इसी के तहत में आ जाते हैं। भाग 7 रद्द कर दिया गया संविधान का 7वां संशोधन 1956 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भाग 9 में पंचायतें आती हैं। भाग 9 के 1 में नगर पालिका, ये कई बार बीपीएससी में सवाल पूछा गया, भाग 9 के ए में कौन सी आती, तो नगर पालिका है। भाग 9 में क्या है, तो यहाँ पर पंचायतों की बातचीत की गई है। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र आते हैं, आर्टिकल 244 से 244 ए तक आते हैं। भाग 11 केंद्र व राज्यों के बीच संबंध कैसे हों, इसकी बातचीत भाग 11 में किया गया है। वहीं पर भाग 12 में किस चीज़ की, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसे होंगे, इसकी चर्चा भाग 12 में किया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और सम परिवहन कैसे होगा देश के भीतर में, उसकी चर्चा की गई है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो क्षेत्र हैं उसकी चर्चा की गई, यूटी की चर्चा की गई है। भाग 14 ए में अधिकरण की चर्चा की गई है, अलग अलग जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं उसकी चर्चा की गई है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, जिसका आर्टिकल 324 से 329 तक रखा गया है, 324 से 329 तक रखा गया। यूपीएससी किस में आएगा, यूपीएससी आएगा भाग 14 ए में आएगा, भाग 14 में आएगा, भाग 14 में आएगा, भाग 14 में आएगा। भाग 15 में निर्वाचन आयोग आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जैसे ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, उन सभी की चर्चा आपको भाग किस में दिखता है, तो भाग 17 में ही दिखता है। भाग 16 में दिखता है, भाग 16 में दिखता है। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान 352, 356, 360 जो है भाग 18 में आपको दिखता है। भाग 19 में आपको प्रकरण यानी कि अनुच्छेद 361 से 367 तक मिलता है। भाग 20 में आपको संशोधन कैसे होगा संविधान में उसकी चर्चा की गई है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान कुछ किए गए हैं, 379 से लेकर 369 से लेकर के 392 तक है। धारा 370 इसी के तहत में था। और भाग जो अंतिम भाग है जिसको कहा था भाग 22, उसमें रखा गया संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में प्रमाणिक पाठ कैसे हो, इन सब चीज़ों को रखा गया है। कृपया करके भाग भी याद रखें, यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, संघीय है, एकात्मक है, दोनों का मिश्रण है भारतीय का संविधान। भारतीय संविधान की प्रकृति है जैसे संघीय विशेषता। भारत में सवाल पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में कि भारत के संविधान में संघीय विशेषता निम्न में से कौन कौन सी है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन एक सबसे पहली विशेषता है। दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है ये आपके कौन से हो गए, संघीय विशेषता हो गई। वहीं इस प्रकार से एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघीय का मतलब क्या होता है, जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियाँ प्राप्त है उसको संघीय कह दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर केवल केंद्र सरकार को शक्तियाँ प्राप्त है या केंद्र सरकार डोमिनेंस से कर रही है वहाँ पर उसको क्या कहा था बंधुओं, एकात्मक कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे एकल नागरिकता, एक ही नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे आप, बिहार के निवासी होते हैं, केंद्र की प्रबलता जो अभीष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र को दी गई हैं। आपातकाल में केंद्र की विशेष शक्तियाँ, राज्यपाल, IAS, IPS, ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब एकात्मकता के लक्षण हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, संसदीय शासन प्रणाली, ये दूसरा है, लोकतांत्रिक है नेचर, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी और संप्रभु, ये हमारी संविधान की प्रकृति है, नेचर है। किस देश से हमने क्या क्या लिया है संविधान में, अब नेक्स्ट हमें वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से सवाल बहुत बड़े स्तर पर PCS एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, UPSC में तो नहीं पूछा जाता लेकिन PCS एग्जामिनेशन बहुत ही बड़े स्तर पर पूछे जाते हैं, कृपया करके इसको ध्यान से कीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया और कैबिनेट प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ये हमने पूरा ब्रिटेन से लिया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो हमने क्लॉज लिया हुआ है वो हमने अमेरिका से लिया हुआ है। प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया हुआ है। अमेरिका में भी इसी प्रकार का उपराष्ट्रपति का पद होता है। आयरलैंड से हमने नीति निषेध सिद्धांत लिए हैं। डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये हमने आयरलैंड से लिया है। स्वतंत्र उम्मीदवारों का नामांकन ये हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय ढांचा, जैसे केंद्र है और केंद्र के अंतर्गत राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो यानी कि ये जो तरीका है केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी कि ये जो संघीय ढांचा है ये हमने कहाँ से लिया बंधुओं? तो ये हमने लिया है कनाडा से। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया है। कनाडा कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया इन पंजाबियों ने जाकर के, यानी कि कनाडा से हमने लिया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, अभिष्ट शक्तियां केंद्र को, यानी कि पूरा जो संघीय ढांचा है ये कहाँ से लिया गुरु? तो ये हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, वो सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम कर सकें उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान, कोई विधेयक अगर फंस रहा है, पास नहीं हो पा रहा है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है वो और मनी बिल नहीं है वो, तो उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है। राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संयुक्त बैठक के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में लोकसभा का डोमिनेंस प्राप्त होता है क्योंकि उसके अधिक मेंबर हैं और बहुमत से फैसला लिया जाता है। सोवियत संघ रूस, इससे हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विचार लिया है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने यहीं से ली है। जर्मनी, वाइमर संविधान जिसको कहा जाता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है, आपातकाल हमने 1935 एक्ट से लिया है, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो हमने जर्मनी से लिया है। कृपया करके ध्यान में रखें। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन कैसे किया जाए ये लिया है हमने। संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत, यानी कि आधे से अधिक राज्यों का भी हमें अनुमति चाहिए, तब कुछ हिस्सों में हम संशोधन कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में ये समझाया था कि हमने अलग अलग देशों से जो अलग अलग चीज़ें प्राप्त की है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भारत का संविधान उधार का थैला है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। कैसे काउंटर किया जा सकता है? आज अगर आपको मैं बोलूं कि एक AI बेस्ड ऐप बनाओ, आज मैं आपको बोलूं कि एक मिसाइल बनाओ, आज मैं बोलूं आपको कि एक फ़ोन बजाओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मार्केट में जाकर के ढूंढोगे सबसे अच्छा AI का ऐप क्या क्या मौजूद है, कौन से ऐप के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है, क्या मैं उन सभी फैसिलिटी को जोड़ करके एक नया ऐप बना सकता हूं, क्या मैं सभी मिसाइल की जो मार्केट में दुनिया में मौजूद है उनकी खूबियों को जोड़ करके एक नया मिसाइल बना सकता हूं अपने हेतु, अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य के लिए। यही होता है। दुनिया भर के अलग अलग संविधानों से हमने सीखा है, अलग अलग संविधान से अलग अलग चीज़ों को शामिल किया है ताकि भारत के संविधान को हम सबसे सही बना सकें। इसीलिए हमने लिया है। ये उधार का थैला कतई नहीं है, बल्कि भारत की विविधता, अनेकता, एकता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, सामाजिक विविधता को एकीकृत करने के लिए पूरे दुनिया भर के संविधान से अच्छे चीज़ों को हमने समाहित किया है। ये उधार का थैला नहीं है, बल्कि अच्छे चीज़ों का कलेक्शन है। ये गैलरी है, एक आर्ट गैलरी है, उधार का थैला नहीं है, चोर बाजार नहीं है ये। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को लिया है। गणतंत्र का विचार हमने वहीं से लिया है। किस देश से क्या लिया ये हमने किया है? संविधान के भाग किए हैं, संविधान की विशेषता को पढ़ा है, संविधान है क्या उसको पढ़ा है। अब जरा हम देखेंगे कि भाई संविधान का प्रस्तावना है क्या आखिरकार, उद्देश्य का। किसी भी बुक को अगर आप लेंगे, मेरे पास कोई बुक पढ़ा होगा, एक मिनट में देखता हूँ इसमें प्रस्तावना है कि हर बुक में प्रस्तावना रहता है गुरु। किसी बुक को शुरू करेंगे तो उसमें शुरुआत में प्रस्तावना लिखा रहता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये दूसरा बुक है, इसमें नहीं है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये बुक किस पर्पस से लिखा जा रहा है। क्या बताया जाता है? सबसे पहला चीज़, किताब अगर आपने पढ़ी होगी रील फेसबुक से दूर हट करके, तो आपको दिखेगा किताब होता है, कागज़ का बना होता है, उसके पहले पेज पर प्रस्तावना लिखी रहती है। तो उस प्रस्तावना में क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है लेखक के विचार। जो किताब को लिख रहा है वो आदमी ये बताता है कि मैं ये किताब क्यों लिख रहा हूँ, क्या पर्पस है मेरा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बताता है? इस किताब में क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में थोड़ी बहुत हिंट दे दी जाती है। प्रस्तावना पढ़ करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिखने का क्या उद्देश्य है और मुझे इस बुक में क्या क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ख़त्म। यही है प्रस्तावना। तो संविधान जो हमने लिखा, तो संविधान में प्रस्तावना भी चाहिए। आखिरकार संविधान चाह क्या रही है?
क्या है संविधान, किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ये इतनी बड़ी रूल, नियम, कायदे, कानून की जो हम किताब लिख रहे हैं कि पूरे भारत के लोगों को एक किताब के हिसाब से चलना है। भारत के लोग कभी किसी एक किताब से चले नहीं थे इससे पहले। भारत वो देश है जहाँ पर एक किताब से नहीं चलते हैं लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब उनको एक किताब से चलाना है तो उस किताब की प्रस्तावना तो होनी चाहिए कि आखिरकार इस किताब का मोटिव क्या है। तो सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, यानी कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। हम खुद नहीं जा सकते थे क्योंकि हमें क्लास लेना था, पढ़ना था, नौकरी चाकरी करना, इसलिए हमने एक व्यक्ति को चुना और वो चुना हुआ व्यक्ति गया और उसने संविधान बनाया है। हमने उसको बोला था हमारे लिए संविधान बना करके दो। यही है पहले शब्द का मतलब कि अल्टीमेट पावर किसके हाथों में है, तो भारत की जनता के हाथों में है। जनता ने ही संविधान को बनाया है, जनता के ऊपर ही संविधान को लागू किया जाएगा, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए संविधान को हमारे ऊपर में लागू किया जाएगा। वहाँ जो संविधान सभा में बैठे हुए तो वो केवल और केवल हमारे जनप्रतिनिधि थे, वो हमारे मालिक नहीं थे। हमने उनको बोला था कि जाकर के हमारे लिए संविधान का निर्माण करो। ये है पहले शब्द का मतलब। अल्टीमेट पावर किसके हाथों में होगा, भारत की जनता के हाथों में होगा। भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। एक बार PCS के इंटरव्यू में एक व्यक्ति गया इंटरव्यू देने, जाते ही उससे इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा कि हाँ भाई प्रस्तावना सुनाओ। तो आते हुए प्रस्तावना भी आदमी भूल जाएगा, इतने प्रेशर रहता है, आते हुए भी भूल जाएगा वो आदमी। तो ये गलती कभी मत करना जिनका इंटरव्यू हो, या ये सब याद होना चाहिए गुरु। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर चाहते कि आप उनको लाइन बाय लाइन सुना दें, आप सुनाने का प्रयास तो करें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को तो हाईलाइट करें, ये वो चाह रहे होते हैं आपसे। तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत याद हो प्रस्तावना। तो स्कूल में याद किया, हम मिडिल स्कूल में खड़े होकर पूरे सुनवाते थे, लोगों से बोलते थे, फिर सामने से रिपीट होता था। तो स्कूल में तो हुआ होगा प्रार्थना के समय प्रस्तावना, और स्कूल पर लिखा भी गया है प्रस्तावना सभी जगहों पर। और इसको हमने 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अपने ऊपर में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, खुद को अर्पित करते हैं। ठीक है, तत्व क्या है इसके। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें। संप्रभु, भारत किसी बाहरी शक्ति का अधीन नहीं है। सॉवरेन, जब जब आप सुनते होंगे भारत एक सॉवरेन राष्ट्र है, उसका मतलब है कि किसी भी दृष्टिकोण से हमारे ऊपर, इस देश के बाहर किसी भी शक्ति का कोई जोर नहीं चल सकता है। हम एक सॉवरेन राष्ट्र हैं, अपने फैसले हम खुद ही लेंगे, चाहे वो फैसले हमारे लिए बुरे साबित हों, चाहे वो फैसले हमारे लिए अच्छे साबित हों। अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, बुरे से बुरा स्वदेशी शासन से भी बुरा होता है। ये हमारे किसी स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था। किसने कहा था ये आप मुझे बता देना कमेंट करके, अब बताना जरूर गुरु। तो सबसे पहला चीज़ हम सॉवरेन हैं। दूसरा समाजवादी हैं, समाजवाद की संकल्पना बाद में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी धर्मों के प्रति समानता होगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, यहाँ तक कि राष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी जनता के द्वारा ही चुने गए होंगे अप्रत्यक्ष तरीकों से। गणराज्य होगा, राष्ट्र का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होगा, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी और प्रतिष्ठा की समता होगी, समानता होगी, सभी के लिए समान होगा। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमें एकीकृत करने के लिए इस प्रस्तावना को हम, इस संविधान को हम अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, खुद से खुद को अर्पित कर रहे हैं हम। प्रस्तावना की विशेषता क्या है, ये संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है। बहुत सारे वाद विवाद चले कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले एक ने बोला हो सकता है, फिर दूसरे ने बोला नहीं हो सकता है। 1973 में केशवानंद भारती केस आया कि आप प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में जहां मर्जी वहां संशोधन कीजिए, लेकिन वो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा। मूल ढांचा क्या है तो हम बताएंगे। ये 1973 के पश्चात से प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, यह संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है। न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या में इसका उपयोग किया जाता है। एन ए पालिकेवाला ने कहा कि यह परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है।
संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने प्रस्तावना को समझा है, संविधान के भाग को समझा है, किस देश से हमने क्या लिया है इसको समझा है, संविधान के नेचर को समझा है। इन सारे टॉपिकों को हमने कंक्लूड किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मोटिवेटेड होकर के पढ़िए और खूब पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, तभी जाके एक आध नौकरी हासिल कर पाएंगे। बहुत मारा मारी है नौकरी का गुरु, मोटिवेटेड होकर पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।